ठीक है, वो इंसुलिन जाता है पूरे ब्लड में। तो फिर वो पूरे ब्लड में जाके ना सेल्स को ये कहता है कि तुम अपने सेल्स को बेसिकली वो क्या करता है, प्रमोट करता है कि वो क्या करें, ब्लड के अंदर जो शुगर मौजूद है, जो ग्लूकोज मौजूद है, उसको पकड़ें, उसको यूज करें। अगर इंसुलिन नहीं होगी ना, ठीक है, अगर पित्ता काम नहीं करेगा तो इंसुलिन नहीं रिलीज होगी। अगर इंसुलिन नहीं रिलीज होगी तो वो क्या होगा, उसके बदले में जो ब्लड के अंदर शुगर है ना, वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर ही रहेगी। वो सेल्स जो है उसको नहीं पकड़ेंगे, उसको अपटेक नहीं करेंगे। जब सेल्स उसको अपटेक नहीं करेंगे तो जो इंसान होगा, जो पेशेंट होगा, जब वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा, उसके ब्लड की शुगर टेस्ट करेगा, तो उसके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो बेसिकली ये ही क्या होती है, यही डायबिटीज होती है। उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज की वैसे एक और भी टाइप है, डायबिटीज इंस्पाइडस, लेकिन उसका ताल्लुक शुगर से नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली अब पित्ते ने एक काम ये कर लिया। दूसरा काम क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो हमारे खाने में प्रोटीन्स होती हैं और फैट्स वगैरह होते हैं, उनके डाइजेशन के लिए भी पित्ता कुछ सिक्रीशन सिक्रिएट करता है। लेकिन वो सिक्रीशंस डायरेक्टली ट्यूब के जरिए चली जाती हैं हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, समझ आ गई? तो इस तरह से जो हमारा पित्ता होता है ना, वो एज अ डुअल काम करता है, बोथ एज अ एंडोक्राइन एज वेल एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर हमारी आँख के पास कौन से ग्लैंड होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, सिक्रीशन सिक्रिएट करते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें ना कि ये जो सेल्स होते हैं सिक्रीशन कैसे सिक्रिएट करते हैं, तो ये सिक्रीशन ये सिक्रिएट करती है ना, ये नेचर में क्या होती है, नेचर प्रोटीन भी हो सकती हैं। ठीक है, ये नेचर में कोई वैसे लिक्विड, जैसे हमारी आंसू हैं तो लिक्विड या इनकी जो कंपोजिशन होती है, इसके अंदर साल्ट और बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये बेसिकली बनाती है हमारी गोल्जी एपरेटस। सेल के अंदर ना गोल्जी एपरेटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो बनाते हैं। तो जो ग्लैंड्स होते हैं उनके पास वो वाले जो सेल के हिस्से होते हैं ना, गोल्जी एपरेटस, वो ज़्यादा होगा। जब गोल्जी एपरेटस ज़्यादा होगा तो उनका काम ही क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यही काम, यही चीज़ें बनाना। जस्ट मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर हम बात करें ना हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया से। लेकिन हमारी बॉडी के वो पार्ट जिनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, जैसे लीवर है, जैसे मसल्स हैं, उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उनके जो सेल्स होंगे उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर तो आप लोग उससे फेमिलियर ही होंगे ना, सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑर्गेनेलिज होती है। तो जो सेल जिस काम को जिस सेल ने जितना ज़्यादा करना है उसके पास वो ऑर्गेनेली ज़्यादा होगी। तो ये जो लैक्रिमल ग्लैंड्स है इनके पास क्या ज़्यादा होगा, गोल्जी एपरेटस ज़्यादा। तो आगे चलते हैं। कॉर्निया का हमने कॉर्निया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्यूपल का हमने देख लिया कि प्यूपल क्या करता है इन द प्रेजेंस। अब ये पीछे देखें जरा, अब यहाँ पे ये देखें, जो सबसे पहली लाइन है वो कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया के बाद जो अगली है वो कौन सी है, कॉर्निया के बाद आगे जो होगा वो आइरिस होगा और प्यूपल होगा। ठीक है, और साथ में वाइड रीजन होगा जिसको बोलेंगे स्क्लेरा। और सबसे पीछे जो गोल सा बना हुआ है ये क्या है, लेंस है। ठीक है, ये क्या है, लेंस है। ह्यूमन बॉडी में अब ये भी क्वेश्चन आता है कि इंसान की आंख के अंदर कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है। ठीक है, इसमें अब कन्वेक्स लेंस कैसे वर्किंग करता है उसको हम अगर नहीं भी समझ करते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इतना याद रखें कि हमारी इंसान की जो आंख है उसके अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है, कन्वेक्स लेंस। और दूसरा जो लेंस होता है वो दूसरी टाइप जो लेंस की होती है वो कौन सी होती है, कनकेव। ठीक है, कनकेव। जैसे जो कनकेव होती है ना वो उस साइडों से बारीक होती है और सेंटर से वो मोटी होती है। ठीक है, मतलब उसकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। वो शेप मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है, लेकिन वो नेक्स्ट फिर आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो इनर यूज होती है मोस्ट कनकेव, जी, कनकेव किधर यूज होती है? डिफरेंट कैमराज वगैरह में यूज होती है, लेकिन लेंसेज वगैरह में भी यूज होती है। कनकेव के भी फंक्शंस हैं, वो डिपेंड करता है हमारी डिफरेंट एनिमल्स के अंदर भी होती है कनकेव, मतलब डिफरेंट एनिमल्स के अंदर कनकेव लेंस हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि होगा। उसका भी बेसिकली काम यही होता है कि लाइट को ट्रांसमिट करना है। वो बेसिकली ये देखते हैं कि किस एंगल से किस तरह लाइट पास करनी है, उसके अकॉर्डिंग लेंस होता है। तो इंसान की बॉडी के अंदर बेसिकली कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। इन दोनों की फंक्शनिंग डिफरेंट होती है कुछ हद तक ना, मतलब कि किस तरह से लाइट को पकड़ते हैं और किस तरह से फिर लाइट को ट्रांसमिट करते हैं वो डिफरेंट होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रेटिना की। अब जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना ह्यूमन आँख की, वो कौन सी है, रेटिना। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। अब जो रेटिना होता है यहाँ पर मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स।
ठीक है, क्या मौजूद होते हैं? रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? कोई भी चीज, कोई भी स्टिमुलस हमारी बॉडी में जो जाता है, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस हमारी बॉडी में जनरेट होता है, स्टिमुलस की बजाय आप ये कह लें कि कोई भी चीज़ जो आप फील करते हैं, ठीक है, कुछ भी जो आप फील करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ रिसेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है, तो आपके कानों तक मेरी आवाज़ क्यों जा रही है? क्योंकि वहां पर क्या है? रिसेप्टर्स है, जो क्या कर रहे हैं, उसको, उस मेरी आवाज़ के जो सिग्नल्स पकड़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह का कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि आपके स्किन के ऊपर क्या मौजूद है? रिसेप्टर्स मौजूद है। आपको गर्मी लग रही है, तो दैट मीन कि आपकी स्किन के ऊपर टेम्परेचर के रिसेप्टर्स मौजूद है। सिमिलरली अगर आपको सर्दी लगती है सर्दियों में, तो वो भी क्या होते हैं? वो भी टेम्परेचर के रिसेप्टर्स होते हैं, कोल्ड के रिसेप्टर्स होते हैं। और ये कहा जाता है कि इंसान की बॉडी के अंदर जो कोल्ड के रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर 20 टाइम्स हायर देन जो दूसरा मतलब हाई टेम्परेचर के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो कम होते हैं, और जो कोल्ड के रिसेप्टर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हैं? दैट मीन कि हमें क्या होता है कि अगर जो हमें सर्दी होती है वो ज़्यादा फील होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर ऑलरेडी क्या है? उसके रिसेप्टर्स ज़्यादा हैं। उसके बाद रिसेप्टर की एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जब भी हमने किसी चीज़ को, हम किसी इंसान की आंखें बंद की हुई है किसी ने, ठीक है, और जब आप अपनी आंखें बंद करके किसी भी चीज़ को पकड़ते हो, तो जब आप अपने हाथ से उसको टच करोगे, तो आप उसकी शेप का अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, हाथ से मतलब जो हाथ की, आपके जो हैंड की इनर साइड है, जो पाम है, जो फिंगर्स है उनको। लेकिन वही अगर आप अपना उल्टा हाथ लगाएंगे, तो आप उसकी शेप को जज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी फिंगर्स होती है उनके ऊपर भी रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और जो आपके हाथ की उल्टी साइड होती है उस पर इतने ज़्यादा रिसेप्टर्स नहीं होते। आप उस चीज़ को उस तरह से टच करके उसकी शेप नहीं बता सकते। समझ आ गई? इसी तरह जब आप बैठे होते हो, तो आप अपने पाँव से, जब ज़मीन हिल रही होती है, तो ज़मीन की मूवमेंट को फील कर लेते हो, तो वो आपके पाँव में रिसेप्टर्स होते हैं। तो रिसेप्टर मीन्स कि जो किसी ना किसी चीज़ को, किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है। तो इसी तरह जो इंसान की आँख होती है, उसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और दूसरे होते हैं कोन्स। अच्छा, अब जो रॉड्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन, वो जो लाइट लेते हैं ना, मतलब जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो रात के वक्त जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा के वक्त मूवमेंट होगी वो उसको नोट करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कोन्स की, तो कोन्स क्या करते हैं? जो दिन की रोशनी होती है उसमें जो कलर्स होते हैं, जो कलर्स के रिसेप्टर्स होते हैं, वो कौन से, किनके पास होते हैं? या कलर्स कौन रिसीव करता है? कलर्स की इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स कोन्स। ठीक है, और जो ब्लैक एंड वाइट रिसेप्टर्स, ब्लैक एंड वाइट इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, वो कौन से होते हैं? रॉड्स। तो जो कोन्स होते हैं वो दिन के वक्त एक्टिव होते हैं, और जो रॉड्स होते हैं वो रात के वक्त एक्टिव होते हैं, क्योंकि रात के वक्त हमें ब्लैक एंड वाइट इमेज नजर आता है। ठीक है, रात के वक्त से मतलब ये नहीं होगा कि रात के वक्त का मतलब है कि जब अंधेरा होगा। ठीक है, रात का मतलब ये नहीं कि अगर आप रात के वक्त आप रूम में हैं और आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि रात के वक्त आपके रॉड्स की बजाय आपका कौन एक्टिव है। ये नहीं आपने समझना कि रात का वक्त है, हम रूम में बैठे हुए हैं, यहाँ पे रोशनी है और हमें तो कलर्स नजर आ रहे हैं, जबकि हमें कलर्स नहीं नजर आने चाहिए। रात का मतलब है अंधेरा, रात का मतलब है लैक ऑफ लाइट। जब लाइट नहीं होगी तो रॉड्स काम करेंगे, जब लाइट होगी तो कौन काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंधेरा भी है बाहर और आप एक रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो वहाँ पे लाइट है, तो जब लाइट होगी तो कौन काम करेंगे, जब लाइट नहीं होगी तो रॉड्स काम करेंगे। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यस मैम। ओके, नेक्स्ट ये देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया मैक्यूला एंड येलो स्पॉट। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मैक्यूला और येलो स्पॉट इंपॉर्टेंट है बेटा। अब जो मैक्यूला और येलो स्पॉट होता है, यहाँ पे ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, जब ड्राइविंग करते हैं, जब स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे हम कभी कभी जब वॉकिंग करते हैं, तो हमारा जो फोकस होता है वो डायरेक्टली सामने होता है। ड्राइविंग के दौरान तो बिल्कुल सामने होता है। तो उस वक्त जो हमारा ये होता है ना मैक्यूला येलो स्पॉट, ये बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा कीनली चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, जो सामने चीज़ें होती है, इमेजेस वगैरह होते हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो इमेजेस में जाते हैं, ये जो इमेजेस हम फील करते हैं, नजर आते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे ये लॉजिक होती है कि जो रोशनी होती है ना, रोशनी, लाइट, ये किसी भी इमेज के ऊपर पड़ती है। ठीक है, ये किसी भी इमेज के ऊपर जब पड़ती है, पर उस इमेज के ऊपर लाइट पड़ने के बाद वो लाइट जाती है हमारी आंखों के अंदर।
आंखों में जाती है लेंस के पास, ठीक है। लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। और वो जो कन्वेक्स लेंस है वो फिर सारी की सारी लाइट को भेज देता है रिसेप्टर्स के पास। फिर वो जो रिसेप्टर्स होते हैं उस लाइट को इंटरप्रेट करते हैं। अब रिसेप्टर्स भी बेसिकली इंटरप्रेट नहीं करेंगे। वो जो लाइट हम बेसिकली देखें, सारा खेल किसका? लाइट का। लाइट पड़ेगी इमेज के ऊपर, कोई भी चीज अगर आपके सामने है, कोई भी चेयर पड़ी हुई है, कुछ भी है, कोई भी बाल पॉइंट है, कोई भी चीज है, सोफा पड़ा हुआ, कुछ भी, उसके ऊपर पड़ेगी लाइट। वो लाइट जाएगी आपकी आंख के अंदर, ठीक है। कॉर्निया के पास जाएगी, कॉर्निया से गुजर गुजर के फिर जाएगी प्यूपल के पास, प्यूपल से आगे जाएगी लेंस के पास, फिर लेंस से वो जाएगी उसके पास, रिसेप्टर्स के पास। कौन से रिसेप्टर्स है? रॉड्स एंड कोन्स। वहां पे जाएगी और फिर वहां से वो सिग्नल्स, रोशनी क्या होती है? रोशनी वेव होती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है ना। फिर वो जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होंगे, बेसिकली वो जाएंगे ऑप्टिक नर्व्स के पास। यहाँ पे मैंने ऑप्टिक नर्व्स भी बनाई हुई है। ये सिग्नल जाएंगे ऑप्टिक नर्व्स के पास, फिर ये ऑप्टिक नर्व्स जाएंगी ब्रेन की ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल ब्रेन की ना 3-4 मतलब काफी लोब्स है। जो सबसे पीछे वाली लोब्स होती है ना, अगर आप हाथ लगाए, जो पीछे लोब है, लोअर लोअर और नीचे, ठीक है। जो लोअर पे आपकी जो पीछे और लोअर पे जो आपकी लोब है ना, उसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये जाती है ऑसिपिटल लोब के पास। और फिर जो वो हमारा बेसिकली ब्रेन का हिस्सा होता है, फिर हमारा वो जो ब्रेन होता है ना, वो इंटरप्रेट करता है जी कि दैट इज सोफा या दैट इज बॉल पॉइंट या कोई भी चीज है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन किसने करनी होती है? ब्रेन ने। आंख बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या जा रही है? लाइट जा रही है। आंख के अंदर क्या जा रही है? लाइट जा रही है। इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है? ब्रेन। और फिर हमें लगता है कि ये जी ये वाली चीज है। फिर कलर भी इसी तरह से जो है वो हम डायग्नोज करते हैं। बात समझ आ गई कि बेसिकली ये काम कैसे हो रहा है? काम की समझ आ गई है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद ये जो मेक्यूला होता है, इसका दूसरा नाम है येलो स्पॉट। अच्छा, अब इसके बाद ना एक और स्पॉट भी होता है यहाँ पे। अब जो मेक्यूला स्पॉट होता है ये बिल्कुल छोटा सा होता है। समटाइम ये कहा जाता है कि जो पेंसिल हम बचपन में यूज करते थे उसके पीछे का रेजर लगा होता था, ठीक है, जिसको उसके पीछे ही पेंसिल के पीछे, तो इसका साइज उतना सा होता है, मतलब छोटा सा साइज होगा इसका। अब यहाँ पे ना एक और स्पॉट होता है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। हमारी आंख के पीछे क्या होगा? ब्लाइंड स्पॉट होता है। और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर कोई भी रिसेप्टर, कोई रॉड, कोई कोन, कुछ भी नहीं होता। और समटाइम क्या होता है कि किसी चीज से लाइट टकरा के जब हमारी आंख में जाती है और जब ब्लाइंड स्पॉट पे जाके टकराती है लाइट, वो चीज फिर हमें नजर नहीं आती। क्योंकि अभी अभी ऐसे होता है ना, कोई भी चीज आपके सामने है होगी आपके सामने, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो वो उधर ही पड़ी होगी। तो उसके पीछे वो ये कहा जाता है कि उसके पीछे रीजन क्या है। ये कभी कभी कोई भी काम आप प्रॉपर कर रहे होते हो, फिर भी आप किसी चीज से टच हो रहे हो, कोई चीज आपके हाथ से गिर गई है किसी वजह से, ठीक है, किसी चीज से टक्कर खा के, तो जो जिस चीज से आपकी टक्कर हुई है वो चीज आपको नजर नहीं आई, तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां से जो रोशनी गई है आपकी आंख में, वो आपकी आंख के रिसेप्टर्स ने उसको रिसीव नहीं किया, बल्कि वो कहाँ पे चली गई है? ब्लाइंड स्पॉट में। जब वो ब्लाइंड स्पॉट में जाएगी तो फिर क्या होगा? उसके नतीजे में इमेज नहीं बनेगा, और फिर क्या होगा मतलब आप ये बोलोगे कि मुझे तो नजर नहीं आया, मुझे तो समझ नहीं आई, ये किस तरह से हुआ। जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। नेक्स्ट हम यस बात कर मैम। लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ आईज। वैसे तो अगर हम बात करें तो आँख के बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वो देखेंगे जो यस जनरल और मैम। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो जनरल होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे नंबर सबसे पहले जो हम देख लेते हैं, जो आँख का डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर किसको बोलते हैं? डिजीज को डिसऑर्डर बोलते हैं। नियर साइटेडनेस, ठीक है, ये इंसानी आँख की जो डिजीज है इसका नाम क्या है? नियर साइटेडनेस। इसके अंदर क्या होता है? इसका दूसरा नाम है मायोपिया, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। इसमें ये होता है कि जो नज़दीक की होती है ना आई साइट, नज़दीक की आई साइट वो क्लियर होती है, वो प्रॉपर चीज़ें सही नज़र आती है, लेकिन जो दूर की होती है वो नज़र नहीं आती। दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती, दूर का इमेज सही नहीं बनता, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। ये वो डिजीज है जिसमें दूर की आपको जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी क्लियरली, लेकिन नज़दीक की नज़र आ जाएंगी। और इस डिजीज का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। मतलब साइंस में इसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है? मायोपिया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मायोपिया याद रखें, ठीक है। दोनों को याद रख लें, वो तो जाहिर है वो वेल एंड गुड है, लेकिन मायोपिया मस्ट आपको पता होना चाहिए।
मैम इसमें उसके बाद नजदीक की खराब होती है। नहीं नहीं, इसमें नज़दीक की ठीक होती है, दूर की खराब होती है। अच्छा अच्छा। जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर साइटेडनेस की। जो फॉर साइटेडनेस होती है ना, इसमें दूर की ठीक होती है, और जो नज़दीक की आई साइट होती है वो कमज़ोर होती है। नज़दीक जो होगा वो चीज़ें प्रॉपर नज़र इमेज नहीं बनेगा, नज़दीक की चीज़ नज़र नहीं आएगी, दूर की प्रॉपर नज़र आ जाएगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरोपिया। हाइपरोपिया। मैम इसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज होगा या कनकेव? मैम इसमें पास से नजर नहीं आता, दूर से नजर आता है। किसमें? हाइपोपिया। हाइपरमोपिया में दूर का सही नजर आएगा, नजदीक का सही नजर नहीं आएगा। इसमें जो नियर ओके साइटेडनेस होती है ना, इसमें यूज होता है कनकेव लेंस, नियर ओके साइटेडनेस। और जो ओके मैम। हाइपरोपिया ना फार साइटेडनेस, तो इसमें दूर का इमेज नहीं बनता, इसमें यूज होता है कन्वेक्स लेंस। इसमें क्या यूज होगा, कन्वेक्स लेंस। मैम फिर कैमरे में कौन सा लगता है लेंस? कैमरे में कैमरे में कनकेव या जी। कन्वेक्स दोनों में से कोई भी एक होगा। अच्छा, अगर दूर का इमेज होगा तो वो वाला होगा, अगर नजदीक का होगा तो वो वाला होगा। वो कंफर्म कर लीजिएगा आप, आई गेस उसमें कन्वेक्स, शायद कन्वेक्स ही हो। अच्छा, नेक्स्ट हम ये देखते हैं, वो बेटा कंफर्म कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो डिजीज होती है, डिजीज होती है लेंस की। इसमें लेंस जो है वो उसमें प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से जो इमेजेस हैं वो ब्लर बन रहे होते हैं, क्योंकि लेंस में प्रॉपर लाइट पास नहीं होगी, और जिसकी वजह से जो इमेज होगा वो ठीक नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कलर ब्लाइंडनेस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। इंपॉर्टेंट डिजीज़ क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों में जो देखिए ये डिजीज़ है ना, वो कलर ब्लाइंडनेस है। मायोपिया और हाइपरोपिया जो है ये तो वक्त के साथ साथ डिजीज़ होती है, ठीक है, मतलब विद इन टाइम। कुछ लोगों को नज़दीक की नज़र का मसला बन रहता है, और कुछ को दूर के दूर का इमेज नज़र नहीं आता। लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, ये एक विरासती बीमारी है, ठीक है, इनहेरिटेंस में ये आती है। और इसमें बेसिकली जी अच्छा, आप लोगों को विरासत में कोई डिजीज़ जब आती है, उसका कॉन्सेप्ट होगा ना, उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो जीन्स होती हैं, जीन्स हमारा जो सेल होता है ना, सेल, उसके अंदर होता है डीएनए, ठीक है। किसी भी हमारी हमारी बॉडी में ये तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कंडीशन है कि उसके सेल के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर उसके सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और उस जेनेटिक मटेरियल जो हमारे अंदर है वो डीएनए है। वैसे जेनेटिक मटेरियल दो तरह की होती है, वन इज डीएनए एंड द सेकंड इज आरएनए। हमारे अंदर कौन सा होता है, डीएनए। अब वो जो डीएनए होता है ना, उसके ऊपर जीन्स होती है। जीन्स का मतलब है कि डीएनए का वो पोर्शन जहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है, और दैट इज सेड कि जो इंसान का डीएनए है ना, उसमें 99% पोर्शन पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो 1% उसका हिस्सा है ना, उस पर इंफॉर्मेशन है। और वो 1% ही क्या करता है, हमारी पूरी ज़िंदगी के फंक्शंस को, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो देख रहे हैं कि फिर अल्लाह ताला का सिस्टम जो है वो कितना कितना जो है वो डाइवर्स, मतलब हम उस तक नहीं पहुंच सकते। अब वो जो 1% होता है ना, उसके अंदर जीन्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है। कभी कभी वो जो जो जीन्स की जो अलील्स होती है ना, ठीक है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होती। जब वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होती, वहाँ पे जीन्स अलील्स या तो ख़राब होंगी अलील्स, या फिर किसी भी हमारी ट्रेड के लिए अलील्स नहीं होंगी। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जो इंसान के बाल हैं वो ब्लैक कलर के होंगे या ब्राउन कलर के होंगे, ये डिसाइड करती है या फिर अलील, ठीक है। इसी तरह आंख का कलर क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जीन के ऊपर मतलब जो जीन होगी वो डिसाइड करेगी। जीन और अलील समझ लें कि एक ही है। उसके बाद हमारी नोज की शेप कैसी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, जीन डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ लोगों को जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, अब हमें जो कलर्स, किसी इंसान को सारे कलर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास उन सारे कलर्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके डीएनए में। जिनको सारे कलर्स नहीं नजर आ रहे होते, जैसे कुछ को वो कलर ब्लाइंडनेस में ग्रीन, रेड या ब्लू कलर जो है, वैसे ये मेन होते हैं। उनमें से कोई एक कलर भी नजर नहीं आ रहा, तो दैट मीन कि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास वो जीन या वो अलील ही नहीं है, ठीक है। और बीमारियां जो होती है ना किसी इंसान के अंदर, जो विरासती बीमारियां होती हैं, वो भी यही होती हैं। जब जीन और अलील नहीं होगी या वो ख़राब होगी तो उसको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल, किसी को ब्लड की डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके जीन्स में जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से आ गई है ना,
तो पेरेंट्स से जो जीन या जो अलील आया वही खराब है। जब वो जीन और अलील खराब होगा तो वो पूरी बॉडी में वो खराब ही होगा, तो उसके नतीजे में जो प्रोटीन बनेंगी, जो फंक्शन होगा वो भी खराब होगा। तो दैट मीन कि वो बंदे को क्या होगी, वो डिजीज होगी, वो बीमारी होगी। तो वो ऐसी बीमारी होगी कि जो लाइलाज होगी, क्योंकि वो वरासती बीमारी होगी। और उसका ये कहा जाता है कि इनके जो कुछ मतलब हाल ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो किया जाए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो बोन मैरोज होते हैं उनमें स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल का मतलब क्या होता है कि वो सेल्स मतलब स्टेम सेल्स आप कह लें कि बिल्कुल न्यूली सेल्स, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी इंसान बन रहा होता है ना, जब अब फॉर एग्जांपल एक इंसान जब बन रहा है तो वो 2 महीने का है, ठीक है, 2 महीने का, तो उसकी बॉडी के अंदर, उसकी मदर के अंदर क्या है, उसके सेल्स पड़े हुए हैं। तब वो जो सेल्स होंगे ना, वो छोटे छोटे सेल्स होंगे, और उन्हें आगे जाके डिसाइड करना है कि इसने ब्लड बनाना है, इसने ब्लड सेल्स बनाने हैं, इस सेल ने ब्रेन बनाना है। तो वो वाले जो सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, जो फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड की डिजीज़ है, विरासत में वो डिजीज़ है, तो वो क्या करेंगे, उसके जो बोन मैरो के अंदर सेल्स है उनको रिप्लेस कर देंगे। किन सेल्स के साथ, जो अच्छे सेल्स होंगे उनके साथ, जो नॉर्मल सेल्स होंगे, मतलब जिनके कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट जिनके अंदर नहीं होगा। ठीक है, इसको वैसे बेसिकली वैसे जीन थेरापी भी बोलते हैं, कि जीन की वो क्या कर रहे हैं, थेरापी कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत महंगा है, और पाकिस्तान में तो आप कह लें कि इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान में आप ये देख लें कि जिन लोगों की वो करते हैं, मतलब आप ये देख लें कि पाकिस्तान में तो जो पैरालिसिस है या फालज का अटैक होता है लोगों को, फालज की बीमारी है, उसका उस तरह से इलाज नहीं है, बस जुगाड़ ही चल रहा है। जुगाड़ से मतलब कि अगर वो चेकअप टाइमली हो जाएगा तो ठीक है, मतलब डॉक्टर्स ऑपरेट करके किसी भी क्लॉट को, किसी भी हेमरेज को वो रिमूव नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में तो फिर बोन मैरो बहुत मुश्किल है। ठीक है जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक सबको? जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट हम जो देखते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीथ की। टीथ का भी हम जनरल पढ़ेंगे कि टीथ जो होते हैं इंसान के अंदर वो किस तरह के होते हैं, मतलब कितनी टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। एक टाइप होती है डिसीडियस या मिल्क टीथ, या इनको बोलते हैं नॉन परमानेंट टीथ। और दूसरे जो टीथ होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। अब ये जो डिसीडियस, डिसीडियस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने टर्म सुनी होगी डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, डिसीडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जिनके पत्ते जड़ते रहते हैं सारा साल। टीथ होंगे वो क्या होगा कि उन्होंने क्या करना, उतर जाना, उन्होंने निकल जाना है, और उनकी जगह पे नए टीथ आ जाएंगे। और इनको हम नॉन परमानेंट टीथ भी बोलते हैं। और ये इनकी तादाद कितनी होती है, 20 होते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं इंसान के अंदर वो कितने होते हैं, 32। और जो नॉन परमानेंट टीथ होते हैं ये छोटी एज में होते हैं, 7 से शायद 14 ईयर्स तक ही होते हैं। एग्जैक्ट मुझे एज याद नहीं है, तो वो आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। और जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसके कितने, जब दोबारा से उसके टीथ निकलेंगे तो वो कितने होंगे, 32। बच्चे, जो टीथ का स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें इंपॉर्टेंटली आपने क्या चीज़ याद रखनी है, डेंटल फार्मूला। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेंटल फार्मूला फॉर ह्यूमन। ह्यूमन का डेंटल फार्मूला क्या है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का डेंटल फार्मूला भी होता है, क्योंकि डेंटल फार्मूला ये बताता है कि इतने दांत हैं, ये दांत का फार्मूला क्या है बेसिकली, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है लास्ट पे डेंटल फार्मूला। ये आप सबको नजर आ रहा है? जी बच्चे, ये यस आप मैम। सबको नजर आ रहा है? जी मैम। यस 2 मैम। 1 2 3। अच्छा, डेंटल फार्मूला हमारा कौन सा होता है, इंसान का 2 1 2 एंड 3। अब ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से है कि अब देखिए, ऊपर वाला जो हमारा पूरा जबड़ा है और नीचे वाला जो जबड़ा है उसको मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, गौर से देखिएगा, जरा समझने की कोशिश करें। ऊपर वाला जो मेरा टीथ है ना सारे, उसको भी मैंने जबड़े को दरमियान में से डिवाइड, नीचे वाले को भी मैंने दरमियान में से डिवाइड कर लिया। ठीक है, जब मैंने उसको दिमाग, ऊपर वाले को भी दरमियान में से डिवाइड किया और नीचे वाले को भी दरमियान में से डिवाइड किया, तो कितने हिस्से बन गए टोटल, 2। 4। 2 तो ऑलरेडी है, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। ऊपर वाले को मैंने 2 में डिवाइड कर लिया, नीचे वाले को भी मैंने 2 में डिवाइड कर लिया, तो टोटल कितने हो गए, 4। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 4। अब इस 4 को देखें, अब आपने क्या करना है, ये 4 हिस्से हैं। अब मैं एक हिस्से का आपको बताऊंगी गिनती के, एक हिस्से में कितने जो है वो टीथ है। फॉर एग्जाम्पल जो राइट साइड यहाँ पे कितने हैं, पहले 2 हैं। ठीक है, 2 क्या होंगे, इंसीजर्स होंगे। फिर एक क्या है, किनाइन। अब जो इंसीजर्स है ना 2, ये वो होंगे जो नॉर्मल हमारे फ्लैट दांत होते हैं वो,
ठीक है, बिल्कुल नीचे से भी क्या होंगे, प्लेन होंगे। ये दो मैंने आपको बताया, जो दो होंगे ये नीचे से क्या होंगे, प्लेन होंगे। अब बच्चे बात समझ आ रही है सबको, ये मैं रिपीट करूं? ये मैम रिपीट कर दें। अच्छा अच्छा, मैंने क्या किया था, देखिए ऊपर वाला एक हमारा जो है वो पूरा जबड़ा है और एक नीचे वाला जबड़ा है। ठीक है, अब ऊपर वाले जबड़े को मैंने क्या किया, मैंने दरमियान में से कट कर दिया। ठीक है, और नीचे वाले को भी फॉर एग्जांपल मैंने दरमियान में से कट कर दिया। अब जो मेरी एक साइड पे दांत होंगे वो कितने होंगे, 2 1 2 3, मतलब टोटल कितनी है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 दांत मेरे एक साइड पे हो गए ऊपर वाले जबड़े के। इसी तरह ऊपर वाले जबड़े के 8 दांत मेरी दूसरी साइड पे हो गए, लेफ्ट पे। सिमिलरली नीचे राइट साइड पे 8 दांत होंगे और लेफ्ट साइड पे कितने होंगे, 8 होंगे। अब क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको समझाने जा रही हूँ जी आपको। जी, अब आप ये देखेंगे जो, जी जी, अब जो दो है ना, क्लियर है। ठीक है, अब राइट साइड पे देखेंगे जो दो दो है ना, दो, वो क्या होंगे, नीचे से फ्लैट होंगे। या जब आप मिरर में देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगी दोबारा। अब जो एक दांत है ना, एक एक जो होगा वो नीचे से थोड़ा सा नुकीला होगा। ठीक है, वो नीचे से क्या होगा, उसकी नोक बनी होगी। जो दो पहले मैंने बताया वो नीचे से फ्लैट होंगे, और जो तीसरा 2 फ्लैट होंगे, फिर 1। अब जो 1 है वो क्या होगा, नकीला, और नुकीला होगा नीचे से। उसको हम क्या बोलते हैं, केनाइन। जो दो पहले उसको हमने क्या बोल दिया, इंसीजर्स। फिर अगला जो एक आया उसको हमने क्या बोल दिया, केनाइन। उसके बाद आगे जो दो आएंगे वो होंगे मोलर्स। जो दो नेक्स्ट आएंगे वो क्या होंगे, मोलर्स। और उसके बाद जो तीन होंगे उनको बोलते हैं प्री मोलर्स। बेसिकली जो प्री मोलर्स होते हैं वो दाढ़ें होती हैं। ठीक है, मोलर्स और प्री मोलर्स बेसिकली क्या होती हैं, दाढ़ें होती हैं। और जो इंसीजर्स हैं और जो केनाइन्स है ये क्या होते हैं, दांत होते हैं। दो इंसीजर्स एक केनाइन। ये आपकी कौन सी साइड पे आ गया, राइट साइड पे। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे भी आप देखेंगे जब, तो दो क्या होंगे, इंसीजर्स होंगे, एक क्या होगा, केनाइन होगा, फिर दो क्या होंगे, मोलर्स होंगे, और फिर तीन क्या होंगे, प्री मोलर्स होंगे। अब गौर से देखिए। अब टोटल हमारे पास, हमारा ऊपर वाला जो जबड़ा है उसमें टोटल हमारे पास इंसाइजर्स कितने हो गए, 4। दो लेफ्ट साइड पे, दो राइट साइड पे क्या हो गए, इंसीजर्स। जब आप मिरर में देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये जो 4 होंगे नीचे से क्या होंगे, फ्लैट होंगे, कोई भी नोक नहीं बनी होगी। और दोनों साइड पे, उसके बाद एक इस साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे होगा नुकीला। उसको क्या बोलते हैं, केनाइन। फिर लेफ्ट साइड पे भी दो होंगे प्री मोलर्स, और फिर तीन क्या होंगे, प्री मोलर्स। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी दो मोलर्स और तीन प्री मोलर्स। सेम जो स्ट्रक्चर होगा ये नीचे, हमारा जो नीचे वाला जबड़ा होगा उसमें होगा। सेंटर वाले जो 4 होंगे, मतलब दो इंसीजर्स लेफ्ट साइड के, दो इंसीजर्स राइट साइड के। ठीक है, वही फार्मूला 2 1 2 3। तो नीचे जो 2 होंगे वो इंसीजर्स होंगे, एक जो होगा वो केनाइन होगा। इसी को आप दूसरी साइड पे ले जाओ, दो क्या होंगे, इंसीजर्स होंगे, एक क्या होगा, केनाइन होगा, फिर दो जो मोलर्स होंगे, और फिर तीन क्या होंगे, प्री मोलर्स होंगे। तो जब आप दोनों साइड पे इनको काउंट करेंगे तो एक साइड के बन जाते हैं 8। ठीक है, 8 और 8 16, और 16 और 16 32। तो बेसिकली ये 2 1 और 2 2 1 2 3 का मतलब क्या है कि जब आप ये फार्मूला कर दो तो उसका मतलब क्या है कि 2 1 2 3 ये नीचे भी 2 सेम होंगे और लेफ्ट और राइट दूसरी साइड पे भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल 2 इंसीजर्स अगर ऊपर हैं तो 2 इंसीजर्स नीचे भी हैं। इसी तरह 2 इंसीजर अगर राइट साइड पे है तो 2 इंसीजर ही लेफ्ट साइड पे है। 1 के 9 अगर राइट साइड पे है तो 1 के 9 लेफ्ट साइड पे भी होगा और नीचे भी 1 के 9 ही होगा। समझ रही हैं? मतलब इनका सीक्वेंस क्या है, सेम है। अब बताएं, मुझे समझ आई है आप लोगों को? मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए इस चीज की। जी बच्चे, आ गई समझ? यस मैम, समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट हम ना इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब जो हमारी आंख है ना, आंख का ही हमारा जो दांत है उसके सबसे ऊपर जो कवरिंग होती है ना, जो व्हाइट कलर की होती है, जिसको हम जब ब्रश करते हैं तो उसको हम साफ करते हैं, तो वो जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं डेंटाइन। एंड डेंटाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोनी टिश्यू। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ये टिश्यू होगा, बोनी टिश्यू। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोनी टिश्यू है। यस, ये बोनी टिश्यू ही है। अब उसके नीचे जो हिस्सा होगा ना, वो हिस्सा होगा, वो होगा टीथ। ऊपर क्या है, कवरिंग है डेंटाइन, नीचे टीथ, और टीथ के नीचे भी जो रीजन होगा उसको बोलते हैं पल्प।
उसको क्या बोलेंगे, पल्प बोलेंगे। बेसिकली जो पल्प रीजन होता है ना, वहां पर क्या होता है, नर्व्स का और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वहां तक पहुंची होती है, और वो फिर क्या कर रही होती है, उनको उनके जरिए ही मैसेज आ जा रहा होता है। अच्छा, कभी आपने देखा होगा किसी भी बंदे की समटाइम किसी की दाढ़ खराब हो गई है, ठीक है, तो दाढ़ में से ब्लड निकलता है। तो ब्लड कहाँ से निकल रहा होता है, बेसिकली उसका जो पेरेंटाइन खराब हो गई, फिर उसका जो टीथ वाला हिस्सा है वो भी खराब हो गया, और नीचे से क्या निकला है, पल्प निकल आया। तो वो पल्प से फिर क्या होगा, उसको पेन भी होगी और उसका ब्लड भी निकलेगा। इसी तरह जो टीथ ऊपर ऊपर वाला होगा ना, जो हमारे जो ये मसूड़े होंगे, मसूड़ों से जो ऊपर होगा उसको बोलेंगे टीथ। गम्स, यहाँ पे ना ये जा की जगह पे गम्स आता है। ये जा जो है ना, इसको आपने ठीक कर लेना, ये जा नहीं है, यहाँ पे गम्स है। हमारे जो मसूड़े थे वो, अब मसूड़े से जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको बोलेंगे दांत, और जो मसूड़े के अंदर हिस्सा होगा उसको बोलेंगे रूट केनाल। दांत का वो हिस्सा जो मसूड़े के अंदर होगा उसको बोलेंगे रूट केनाल, और जो मसूड़े से ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे, टीथ। इसी तरह जो ऊपर कवरिंग है, कवरिंग जो ऊपर होगी उसको बोलेंगे डेंटाइन, और जो कवरिंग नीचे होगी उसको क्या बोलेंगे, सीमेंटम। उस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, सीमेंटम। और ये किसके अंदर दंसी होगी, गम्स के अंदर, जो हमारे मसूड़े हैं उनके अंदर। जी बच्चे, क्लियर है सबको, यहाँ तक था आपका लेक्चर। और ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, इंसीजर्स कितनी होती है, 2 के 9 1। अब टोटल के, जी बच्चे, टोटल के 9 आप हमारी बॉडी में कितने होंगे, चले बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे करूंगी, ताकि आप लोग, मुझे पता चले कि आप लोगों को कितनी समझ आई है, ठीक है। ओके बच्चे, मैं क्लास एंड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट इशू भी हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।